हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके अपने प्यारे चैनल सुपर एकेडमी में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलते हैं फिर अगली क्लास शुरू करते हैं। तो कल हमने आपको इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास में आपको समझाया था खिलजी वंश, और खिलजी वंश को हमने पूरा एक ही क्लास में कवर किया था। और आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं तुगलक वंश, और तुगलक वंश को भी आज हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे। चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश। तुगलक वंश जो चला था वो चला था 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। कितना? 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक चला था। अगर बात करते हैं दिल्ली सल्तनत पर, टोटल 5 वंश चले थे, लेकिन पांचों वंश में सबसे ज्यादा समय तक चला था वो तुगलक वंश का चला था। अगर आ जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय कौन सा वंश चला था, तो सबसे कम समय चला था खिलजी वंश। खिलजी वंश सिर्फ 30 वर्ष तक चला था। कितना? 30 वर्ष। तो दिल्ली सल्तनत पर सबसे कम समय चलने वाला वंश था खिलजी वंश। अब आज हम चल रहे हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। इसमें तुगलक वंश की स्थापना जो करते हैं वो करते हैं गियासुद्दीन तुगलक। कौन? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक का शासन जो रहता है वो रहता है 1320 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक। इस 5 साल के पीरियड में गियासुद्दीन तुगलक, लेकिन अगर बात करें गियासुद्दीन तुगलक जो गद्दी पर बैठते हैं, तो सबसे पहले इन्होंने गद्दी पर बैठते ही दिल्ली में एक तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। कौन से शहर की? तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। इस शहर की स्थापना करने के बाद इन्होंने इस शहर की स्थापना की, लेकिन आपने नाम सुना होगा हजरत निजामुद्दीन औलिया। क्या? हजरत निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया जो थे ये एक सूफी संत थे। क्या थे? सूफी संत थे। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक जो था ये एक राजा था। इस राजा ने ये कहा हजरत निजामुद्दीन औलिया से कि किसी भी सूफी संत को पैसे की जरूरत नहीं होती, जनता की या प्रजा की मदद के लिए पैसे की जरूरत होती है राजा के लिए। तो आपके पास जितना पैसा है वो पैसा मेरे खजाने में या मेरे दरबार में जमा कीजिए। ये बात गियासुद्दीन तुगलक ने बोली थी। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक ने ये जो बात बोली थी वो बंगाल में गए थे किसी विद्रोह में, लेकिन उस विद्रोह में वहां से उन्होंने बंगाल से एक पत्र लिखा, और पत्र लिखा था हजरत निजामुद्दीन के लिए। हजरत निजामुद्दीन के लिए यह पत्र लिखा था कि आपके पास जितनी भी संपत्ति है वो संपत्ति मेरे आने से पहले मेरे दरबार में जमा करा दीजिए। जब ये पत्र लिखा था तो हजरत निजामुद्दीन ने उस पत्र के लिए वापसी एक पत्र भेजा था जिसमें लिखा गया था हुनोज दिल्ली दूरस्त। हुनोज दिल्ली दूरस्त। अब इसका मतलब क्या है हुनोज दिल्ली दूरस्त? यानी ये बात कही थी हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, जिसका मतलब बनता है कि दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने
इसलिए कहा था कि अभी तो तुम बंगाल में हो, तुम्हारे लिए दिल्ली अभी काफी दूर है, तुम दिल्ली पहले आ तो जाओ। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक के बेटे थे मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। मोहम्मद बिन तुगलक कौन थे? हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अब हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक बात कही मोहम्मद बिन तुगलक से, और बात क्या कही थी? बात ये कही थी कि मैं आपको दिल्ली की जनता से कहकर आपको दिल्ली का राजा बना दूंगा और आपको दिल्ली की गद्दी दिला दूंगा, लेकिन आपको अपने पिता को मारना होगा। तो अब इस बात को देखा मोहम्मद बिन तुगलक ने कि मैं अपने पिता को जीते जी कैसे मार सकता हूं। तो इस बात को जब इन्होंने ये सोचा, लेकिन हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ये कहा कि देख लो, अगर आपको दिल्ली की गद्दी चाहिए तो आपको अपने पिता को मारना होगा। तो दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने गियासुद्दीन तुगलक की हत्या करते हैं। अब वो हत्या कैसे करते हैं, उस हत्या का रीजन क्या रहा दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए, और क्या प्लान बनाया, तो उसे देखते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक और हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया, इन दोनों के बीच में एक योजना बनाई जाती है। किसके लिए? गियासुद्दीन तुगलक को मारने के लिए। जिस तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी गियासुद्दीन तुगलक ने, तुगलकाबाद शहर की जो स्थापना की थी गियासुद्दीन तुगलक ने, उसी तुगलकाबाद शहर में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक लकड़ी का महल बनाया। किसका? लकड़ी का महल तैयार कराया। और जब लकड़ी का महल तैयार करा दिया तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पिता गियासुद्दीन तुगलक के पास खबर भिजवाई कि मैं आपको दिल्ली में बढ़ने से पहले आपका स्वागत करना चाहता हूं। तो आपने जो शहर बसाया था तुगलकाबाद शहर में, मैंने उस तुगलकाबाद शहर में आपके लिए महल तैयार कराया है और मैं आपका उस महल में स्वागत करना चाहता हूं। लेकिन गियासुद्दीन तुगलक ने यह कहा अपने बेटे के लिए कि अगर आप स्वागत करना चाहते हैं तो आप मेरे महल में, मेरे दरबार में, मैं सीधा दरबार में आके रुकूंगा और आप मेरा दरबार में ही स्वागत कीजिए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक तो दूसरी रणनीति में था, उसे तो अपने पिता मारना था। तो इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कहा कि तुम इतने हाथी और घोड़े वहां से ला रहे हो, इस खुशी में मैं दिल्ली में बढ़ने से पहले आपका स्वागत करना चाहता हूं। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक ने ये बात कही तो गियासुद्दीन तुगलक ने कहा कि ठीक है। तो गियासुद्दीन तुगलक ने ये बात मान ली कि ठीक है, हम तुगलकाबाद शहर में जो आप महल तैयार करा रहे हो उसमें आकर ठहर जाएंगे। जब गियासुद्दीन तुगलक आकर उस लकड़ी के महल में आकर ठहरते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक उस लकड़ी के महल को गिरवा देते हैं। और जैसे ही लकड़ी के महल गिरता है तो उसमें गियासुद्दीन तुगलक मारा जाता है। यानी गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई? लकड़ी के महल में दबने के कारण हुई। तो एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का राजा जिसकी मृत्यु लकड़ी के महल में दबने के कारण हुई थी। क्लियर?
बात समझ में आई होगी। चले फिर आगे। गियासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में ही मोहम्मद बिन तुगलक को, यानी गियासुद्दीन तुगलक, जीएसटी मैंने नाम लिख दिया एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, यानी जी से गियासुद्दीन तुगलक, जीएसटी। इसे कोई ये मत समझ लेना कि जीएसटी कर है यानी गुड सर्विस टैक्स, यानी मैंने लिखा है एक शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक को अपने ही शासनकाल में 1323 ईस्वी में एक तेलंगाना अभियान पर भेजा था। कहाँ? तेलंगाना अभियान पर। जब तेलंगाना अभियान पर भेजा गया था, किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उस अभियान पर विजय प्राप्त करके तेलंगाना का नाम बदलकर, उसका नाम बदलकर सुल्तानपुर नाम रख दिया। क्या नाम रख दिया? सुल्तानपुर नाम रख दिया था। अब जो 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की लकड़ी के महल में दबने के कारण मृत्यु हो जाती है। इसके बाद अब शासन चलाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो अपना शासन चलाते हैं वो 1325 ईस्वी से लेकर 1351 ईस्वी तक अपना शासन चलाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर हम बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति था और ये अरबी और फारसी भाषा में विद्वान था। लेकिन बहुत पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी ये सुल्तान एक पागल सुल्तान कहलाया। क्या कहलाया? पागल सुल्तान कहलाया। अब आप जानते भी होंगे और आपने, अगर आप ये देखें कि अगर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था तो पागल ही क्यों कहलाया? पागल क्यों कहलाया? तो उसका भी रीजन बताएंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो जोना खां था। क्या? जोना खां। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जोना खां था। अब अगर बात करें दिल्ली सल्तनत पर जितने भी राजाओं ने राज किया था, उन सभी राजाओं में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे ज्यादा पढ़ा होने के बावजूद भी पागल सुल्तान कहलाया। और जब पागल सुल्तान कहलाया तो इस पागल होने का क्या कारण था कि जिसकी वजह से इस सुल्तान को पागल कहा गया? तो अगर बात करें अरबी और फारसी भाषा में ये विद्वान था। अब मोहम्मद बिन तुगलक जो था, बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक आने वाले 300 वर्षों से पहले ये बात सोचकर बता दिया करता था कि आने वाले 300 साल बाद ये काम होगा। तो इसका मतलब मोहम्मद बिन तुगलक कितना दिमाग रखता होगा, जो आने वाले 300 साल बाद की बात को वो पहले ही बता दिया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक 300 साल पहले यानी 300 साल आगे तलक की सोचकर चलता था। लेकिन कुछ काम इसने ऐसे किए जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक एक पागल सुल्तान कहलाया। अब पागल सुल्तान जो कहलाया, अगर आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप काम को गलत करोगे तो आप गलत ही कहलाओगे।
इसमें मायने ये नहीं रखता कि कौन आदमी कितना पढ़ा हुआ है। अगर आप मानते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, ठीक पढ़े लिखे हैं, चाहे आपने पीएचडी क्यों ना कर रखी हो, लेकिन अगर आप कुछ काम ऐसे करने लग जाएं जो उन कामों में हर बार विफलता यानी असफल रहें, तो आप एक विद्वान ना होकर तो आपको पागल ही इसलिए कहा जाएगा कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी आप इतना काम में फेल हो रहे हो। इसलिए इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी हर काम में जो भी काम क्या करता था उसमें फेल हो जाया करता था। इसने 5 ऐसे काम किए जिनमें फेल हुआ था। अब वो 5 काम कौन कौन से हुए उनमें भी चलते हैं। अगर बात करें, इसने सबसे पहले जो काम किया था वो काम कौन सा किया था? सबसे पहले काम क्या? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन। अब राजधानी परिवर्तन इसने क्यों किया? क्योंकि अगर देखा जाए राजधानी परिवर्तन इसने इसलिए क्या था, इसने ये सोचा था कि अगर मैं भारत पर राज कर रहा हूं और भारत में सबसे ज्यादा जो आक्रमण हुआ करते थे उस टाइम दक्षिण भारत में आक्रमण हुआ करते थे, लेकिन जब दक्षिण में आक्रमण ज्यादा होने के कारण इसने सोचा कि राजधानी दिल्ली से परिवर्तन करके कुछ दक्षिण भारत की तरफ को राजधानी को ले जाया जाए। अगर इससे पहले जब इसने राजधानी को परिवर्तन किया था तो 1911 और 12 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता हुआ करती थी। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी दिल्ली की घोषणा की गई थी कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी, लेकिन पूर्ण रूप से बनी कब? 1912 में। अब ये राजधानी 1912 से दिल्ली बराबर थी कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी 1912 से, लेकिन उससे पहले क्या थी? उससे पहले थी कोलकाता। लेकिन जब राजधानी दिल्ली थी, इस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के टाइम राजधानी दिल्ली थी। और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में अगर बात करें, टोटल 34 आक्रमण हुए थे। कितने? 34 आक्रमण। अब इन 34 आक्रमणों में और एक जो मंगोलों को मैं अब से पहले पढ़ाता भी आ रहा हूं बराबर कि मंगोलों का पहला आक्रमण कब हुआ, मंगोलों का दूसरा आक्रमण कब हुआ। मंगोलों का सबसे पहला आक्रमण जब हुआ था जब मैंने आपको स्टोरी बताई थी चंगेज खां वाली, जिसमें जलालुद्दीन मकबरनी चंगेज खां के भाई को मारकर हत्या कर आता है और चंगेज खां भारत पर आता है जिस टाइम इल्तुतमिश का शासन चलता हुआ होता है। तो सबसे पहला आक्रमण जब होता है, फिर बैराम शाह के शासनकाल में होता है दूसरा आक्रमण। इसी टाइप से मैं आपको बराबर समझाता हुआ रहा हूं। तो मंगोलों का 5वां आक्रमण भी मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। अब ये 34 आक्रमण हुए थे। इन 34 आक्रमणों में अगर बात करें 27 आक्रमण तो दक्षिण भारत में हुए थे। कितने? 27 आक्रमण दक्षिण भारत में हुए थे और 7 आक्रमण उत्तरी भारत में हुए थे। उत्तरी भारत में हुए थे। टोटल मिलाकर हुए कितने आक्रमण थे? 34 आक्रमण। तो इसी ने ये सोचा मोहम्मद बिन तुगलक ने कि अगर राजधानी हम यहाँ से चेंज कर भारत के दक्षिण तरफ में ले जाएं तो वहां हम आक्रमण होने से एक ऐसी अपनी सेना को तैयार रखेंगे जिसमें ज्यादा आक्रमण ना हो पाए और हम वो आक्रमण होने से पहले ही कवर कर लें। अब जैसे ही इन्होंने राजधानी परिवर्तन की घोषणा की कि भारत की राजधानी अब दिल्ली न होकर भारत की राजधानी होगी दौलताबाद। कहां? दौलताबाद। ये दौलताबाद कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में।
अब जैसे ही दौलताबाद की घोषणा की तो अपनी जितनी भी सेना थी और दिल्ली की जनता को लेकर अपने साथ चल दिए दौलताबाद के लिए। अब दौलताबाद के लिए जो चले थे, दौलताबाद के लिए जो चले थे, अब अपनी जो सेना थी वो भी और दिल्ली की जनता को लेकर दौलताबाद चल देते हैं। लेकिन राजा तो अपने हाथी पर सवार है या घोड़े पर सवार है, तो राजा को ये क्या पता कि कितने किलोमीटर का रास्ता। अब राजा को तो पैदल चलना नहीं पड़ रहा, अब जनता और सेना पैदल चल रही है। और अगर देखें दिल्ली से और दौलताबाद तक की दूरी तो लगभग 1200 किलोमीटर है। 1200 किलोमीटर जब इसके मोहम्मद बिन तुगलक की सेना और जनता पैदल जाती है, तो जब जैसे ही दौलताबाद पहुंचता है मोहम्मद बिन तुगलक जैसे ही दिल्ली पहुंचते हैं, दौलताबाद पहुंचते हैं, तो दौलताबाद पहुंचते ही पता लगता है कि जितनी सेना और जितनी जनता हमारे साथ चली थी उसमें आधी जनता तो मर चुकी। अब ये मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा, अरे ये तो बड़े गलत काम हुआ, इतनी जनता मारी गई। तो उसने मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सोचा कि ये तो गलत काम हुआ और वापसी ही रुख कर लिया कि हमारी राजधानी होगी दिल्ली ही। अब जैसे वहां जाकर रुके, अब इतनी जनता तो ऐसे मारी गई कि इतने किलोमीटर पैदल चलकर अब वहां रुकते ही फिर वापसी दिल्ली की तरफ रुख कर लिया। और जैसे ही दिल्ली की तरफ रुक किया, बचे कुचे व्यक्ति उनमें से आधे फिर मर गए। तो इसने एक काम किया जिसकी वजह से ये इस में भी विफल रहा। अब विफल क्यों रहा? क्योंकि जनता ने ये कहा कि पहले तो दिल्ली से दौलताबाद ले गया, फिर दौलताबाद से दिल्ली लेकर आया, और ये तो एक पागल हो गया। इसने इतने किलोमीटर की दूरी पैदल चलवाकर इतने लोगों को मरवा दिया। अब इतने लोगों को मरवाने के बाद इसने ये सोचा कि जिस घर से जो व्यक्ति मरा है मैं उनके लिए मदद करूंगा। अब उस मदद के लिए इसने एक बात सोची कि कैसे इनकी मदद की जाए। तो आपने सुना होगा दो आब। दो आब क्या होता है? दो आब होता है दो नदियों के बीच का स्थान। क्या? दो नदियों, जैसे बात करें जैसे ये दो नदी बह रही हैं और इन दो नदियों के बीच कोई स्थान को क्या कहते हैं? दोआब क्षेत्र। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में भी वृद्धि की थी। दोआब क्षेत्र में वृद्धि की थी। किस लिए की थी? वो इसलिए की थी कि यहां दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर एक टैक्स लगा देंगे। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र में वृद्धि कर दी और दूसरा काम इनका यही था, दोआब क्षेत्र में वृद्धि। और जैसे ही इन्होंने दोआब क्षेत्र में वृद्धि की, उसी टाइम यहां अकाल पड़ गया। और जैसे ही अकाल पड़ा हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक ने यह सोचा कि हम जनता के लिए सहयोग करें या प्रजा की सहायता करें और जो व्यक्ति मरे हैं इनके लिए भी कुछ सहयोग करें। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जहां दोआब वाला क्षेत्र था तो इन किसानों पर यहां एक टैक्स लगा दिया। और वो टैक्स तो पहले भी लगा हुआ था, लेकिन उस टैक्स में वृद्धि कर दी। जैसे ही टैक्स में वृद्धि कर दी तो उससे पहले यहाँ वृद्धि करने से पहले यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से एक तो अकाल पहले से ही था और मोहम्मद बिन तुगलक ने ऊपर से टैक्स में वृद्धि कर दी, जिसके कारण जनता इससे बहुत दुखी हुई। और जब जनता बहुत दुखी हुई तो इस टैक्स को भी नहीं दे पाए, तो इसने दोआब जो क्षेत्र में वृद्धि की थी
जिसकी वजह से ये इस क्षेत्र में भी असफल रहा। अब इसने दोआब क्षेत्र में असफल होने का भी मेन कारण ये था, जैसे कि जो दिल्ली से यमुना नदी जो निकल रही है, नदी जो निकल रही है, वो इस नदी को इसने दिल्ली के बाहर से निकालने की कोशिश की। और दिल्ली से बाहर निकालने की इसलिए कोशिश की थी ताकि अगर कोई नदी, मैं आपको डायग्राम के हिसाब से समझाऊं, अगर कोई नदी यहाँ से बह रही है, इसने सोचा कि यहाँ से ये पानी को कवर इस क्षेत्र को कर रही है और ये नदी इस क्षेत्र को भी कर रही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि मैं इस नदी को ऐसे ना कर कर दिल्ली के इस तरीके से बाहर की तरफ निकाल दिया जाए, ताकि ये नदी इस क्षेत्र को तो कवर करे ही करे, प्लस एक्स्ट्रा क्षेत्र ये भी कवर हो जाए। इसी तरीके से ये वाला क्षेत्र भी कवर होगा और ये वाला इस क्षेत्र एक्स्ट्रा कवर हो जाए। लेकिन जब इन्होंने ये इस नदी में दोआब क्षेत्र में वृद्धि की थी, उसी समय जिस समय दोआब क्षेत्र में वृद्धि की थी, उसी समय अकाल पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से ये इस काम में भी विफल हुए। और मोहम्मद बिन तुगलक के मैंने आज 2 काम बताए और दोनों काम में मोहम्मद बिन तुगलक विफल रहे। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में समझाते हैं। तो इससे आगे अभी इसके 3 काम और रहे और अभी और भी मोहम्मद बिन तुगलक की हिस्ट्री अभी काफ़ी बनती है, तो फिर हम आगे समझाएंगे। चलते हैं, आज की क्लास को यहीं विराम देते हुए। तो ठीक है गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।